चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे सेहत की। महारोग कैंसर से मुक्ति के उस मंत्र की बात करेंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम की यात्रा में दिया। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कैंसर से बचाव के टिप्स दिए, तो साथ ही साथ इस अस्पताल को बनवाने की तैयारी कर रहे यानी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पर्ची भी निकाली। जी हाँ, वैसे तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद पर्ची निकालकर लोगों के दुखों का समाधान करने का उपाय बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी पर्ची निकाली तो उसमें क्या लिखा हुआ था, इसके बारे में आपको दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बालाजी का बुलावा आया तो पीएम मोदी की बुंदेलखंड यात्रा तय हो गई। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ने ये स्वीकार किया। बहुत ही कम दिनों में मुझे दूसरी बार वीरों की इस धरती बुंदेलखंड आने का सौभाग्य मिला है और इस बार तो बालाजी का बुलावा आया है। ये हनुमान जी की कृपा है कि आस्था का ये केंद्र अब आरोग्य का केंद्र भी बनने जा रहा है। पीएम ने बागेश्वर धाम में नए कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी और बुंदेलखंड को खास सौगात दी। इस मौके पर पीएम ने कहा कि समाज और मानवता के हित में ये बड़ी पहल है। धार्मिक और आध्यात्मिक वजहों से मशहूर ये जगह अब लोगों को अच्छी सेहत देने में भी मददगार होगी। अब यहाँ बागेश्वर धाम में भजन, भोजन और निरोगी जीवन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा। हालांकि पीएम मोदी ने इस मौके पर कैंसर से बचाव का मंत्र भी दिया और कहा कि लोग सावधानी रखेंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैंसर किसी को छूने से नहीं होता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये छूने से नहीं फैलती है। कैंसर का खतरा बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू और मसाले से बढ़ता है। ये माताएं बहनें ज्यादा खुश हो रही है मेरी बात सुन के। इसलिए कैंसर फैलाने वाले इस सब नशे से आपको तो दूर रहना ही है, औरों को भी उससे दूर रखना है। पीएम मोदी ने बताया कि कैंसर अस्पताल 10 एकड़ के दायरे में बनेगा और पहले चरण में इसमें 100 बिस्तरों की व्यवस्था होगी। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी तरह बनकर तैयार होने के बाद ये अस्पताल 25 एकड़ में फैला होगा। इसके निर्माण में 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अस्पताल 3 साल में बनकर पूरा हो जाने के आसार है। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और अन्य मरीजों का कम खर्च में इलाज होगा। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि कैंसर अस्पताल में एक वार्ड का नाम पीएम मोदी की मां हीराबेन के नाम पर भी रखा जाएगा। दरअसल बागेश्वर धाम पहुंचने पर पीएम मोदी ने धीरेन्द्र शास्त्री की माता जी से मुलाकात की, जिसका जिक्र करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने लगे हाथों पीएम को अस्पताल के उद्घाटन में आने का न्योता भी दे डाला। हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना। हमारे ब्याह में भले ही न आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए और हमें मिला संदेशा के 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया
कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। पीएम मोदी ने भी पर्ची निकालने की धीरेन्द्र शास्त्री की बात पर चुटकी ली। और आज मैं हनुमान दादा के चरणों में आया तो मुझे लगा क्या ये धीरेन्द्र शास्त्री अकेले ही पर्ची निकालेंगे कि मैं निकाल पाऊंगा। तो मैंने देखा कि आज हनुमान दादा की मुझ पे कृपा होती है कि नहीं होती है। तो हनुमान दादा जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैंने आज पहली पर्ची निकाली, उनकी माताजी की पर्ची निकाली, और जिसकी बात शास्त्री जी ने बता दी आपको। पीएम ने ये भी कहा कि वो अस्पताल के उद्घाटन में भी आएंगे और धीरेन्द्र शास्त्री की बारात में भी जरूर शामिल होंगे। आपने कहा है कि इसके उद्घाटन के लिए मैं आऊं, दूसरा कहा है कि उनकी बारात में मैं आऊं। मैं आज सार्वजनिक रूप से वादा करता हूं, दोनों काम कर दूंगा। फिलहाल मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी सोमवार को भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वो बिहार और असम भी जाएंगे। छतरपुर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए अब आपको दिखाते हैं खबर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की। इस महाकुंभ के समापन में अब केवल 3 दिन बचे हुए हैं और संगम पर पवित्र डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। अभी तक मिले आंकड़ों के मुताबिक अगर हम देखें तो त्रिवेणी पर कुंभ स्नान करने वालों की संख्या 62 करोड़ के पार जा चुकी है और लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। तमाम आम और खास लोग कुंभ में स्नान करने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। आम भी लोगों के साथ साथ कई हस्तियों ने भी पहुंचकर पवित्र डुबकी लगाई। इनमें उत्तराखंड के राज्यपाल यानी गुरमीत सिंह, उड़ीसा के मुख्यमंत्री यानी मोहन मांझी, बीजेपी सांसद संबित पात्रा, सिंगर कैलाश खेर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बोनी कपूर और एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस भी शामिल हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होने वाला है। इससे पहले देश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के बाद श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या धाम में उमड़ रहा है। तमाम लोग रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहां भी तमाम गलियों और सड़कों पर श्रद्धा का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। हालांकि लोगों की सहूलियत और सुविधा के लिए काफी इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। रामनवमी से काफी पहले ही श्री राम के धाम पर श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। दरअसल भक्तों की ये भीड़ प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने के बाद रामलला के दर्शन करने अयोध्या में उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से प्रयागराज आने वाले लोग वहां स्नान ध्यान के बाद सीधे अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं और नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला के दर्शन कर रहे हैं। चाहे उत्तर भारत के लोग हों या दक्षिण भारत, जगह जगह से आने वाले लोग सहूलत से तीर्थ यात्रा की अपनी मनोकामना को पूरा कर रहे हैं। यात्री हमारे साथ। आप भैया कहाँ से आ रहे हैं? आंध्रा से आ रहा हूँ भाई मैं। आंध्रा से आ रहे हैं। अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? अभी मैं गुजरात से आ रहा हूँ। अभी प्रयागराज गया था और प्रयागराज से अभी अयोध्या आया हूँ मैं। तो अयोध्या राम जी के दर्शन हो गए? हो गए। प्रयागराज गए थे? गए थे। सब दर्शन हुए? बढ़िया। सब कुंभ मेले गए था, उधर भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ, यहाँ भी बहुत अच्छा दर्शन हुआ। सब लोग बाल बच्चे लोग से आया हूँ। तो अभी राम मंदिर आप दर्शन किए कि नहीं? ठीक से दर्शन हुआ। बढ़िया दर्शन हुआ। बहुत बढ़िया। कितने घंटे में दर्शन किए? हमें उधर जाने के हमें 2 घंटे में, थोड़ा बाल बच्चे लोग दर्द होता है पर उधर इधर बैठ के 2 घंटे में एकदम बढ़िया। स्थिति ये है कि हर दिन लाखों लोग रामलला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की ऐसी भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने कई खास इंतजाम किए हैं ताकि दर्शनार्थियों के साथ साथ यहाँ के आम लोगों को भी कोई परेशानी न हो। इसके लिए ट्रैफिक को रेगुलेट करने की विशेष व्यवस्था भी की गई है। अयोध्या में जो कट है विशेषकर पोस्ट ऑफिस का और जो कट है वो प्रमोद वन का, देवकाली तिराहे का और तुलसी उद्यान का, इन कट पे भी 10 से 20 मिनट के अंतराल पे अयोध्या वासियों का आधार कार्ड देखकर उनको जाने दिया जाएगा। और वह कट
पहले उस पर परमानेंट बैरियर थे, उसको मूवेबल बैरियर कर दिए गए हैं, वो कल ही हो गए हैं वो बैरियर। और अयोध्या में जितने भी एंट्री पॉइंट हैं उस पे सब पे आधार कार्ड दिखाने के बाद कुछ अंतराल पे जो बाइक के लोग हैं और जो अपने 4 व्हीलर्स हैं उनको अंदर आने दिया जाएगा। यह सुविधा, अंदर आने की सुविधा रामपथ के लिए नहीं है। अयोध्या में पिछले करीब 1 महीने से हर दिन श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ रही है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर भी खास इंतजाम किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रेनों का इंतजार करने वाले लोगों के लिए पंडाल बनाए गए हैं। प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ के जवान तैनात हैं। लाउड स्पीकर से लगातार जरूरी घोषणाएं भी की जा रही हैं। वहीं रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी जारी है ताकि किसी भी स्थिति को तत्काल संभाला जा सके। देखिए, भीड़ के लिए हमारे पास होल्डिंग एरिया है। डायरेक्ट कोई भी यात्री जो भी है प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहा है। आपने देखा जो भी हमारे पास टेढ़ी बाजार है या रामपथ से जो भी डिवोटीज हमारे स्टेशन पे आ रहे हैं उन्हें हम रेगुलेट करके होल्डिंग एरिया में ले जा रहे हैं। होल्डिंग एरिया से 2 होल्डिंग एरिया हमारे पास, वहीं पे टिकटिंग का व्यवस्था भी है। टिकटिंग के बाद जब ट्रेनों का अनाउंसमेंट हो रहा है तो उनको उसी लिमिटेड मात्रा में उन्हें छोड़ा जा रहा है प्लेटफॉर्म पे, ताकि प्लेटफॉर्म पे अनावश्यक भीड़ न बढ़े। जितनी हमारी क्षमता है, क्षमता से अधिक हम प्लेटफॉर्म पे यात्रियों को नहीं ले रहे हैं। और यात्रियों को जब लेना हो रहा है तो भीड़ का असेसमेंट हम कर ले रहे हैं और स्पेशल ट्रेन पहले से ही हम प्लेस करा दे रहे हैं। प्लेस कराने के बाद अनाउंसमेंट सिस्टम शुरू करते हैं। यात्री आके अपने ट्रेनों में बैठ जा रहे हैं और सुरक्षित रूप से अपने डेस्टिनेशन को चले जा रहे हैं। 24 घंटे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और सुबह से रात तक पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कुल मिलाकर अयोध्या में ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था का प्रयास किया गया है ताकि किसी को असुविधा का सामना न करना पड़े और कहीं भी ऐसी स्थिति न पैदा हो जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे उज्जैन में चल रही शिव नवरात्रि की। महाशिवरात्रि से पहले महाकाल में शिव नवरात्रि का उत्साह जमकर मनाया जा रहा है और इसमें हर दिन बाबा महाकाल का अलग अलग श्रृंगार किया जाता है। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्र मनाने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। इस परंपरा के चलते 9 दिनों तक भगवान महाकाल का नित्य नए स्वरूप में श्रृंगार किया जाता है। माना जाता है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो इससे पहले महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि की परंपरा है जिसमें महाकाल को दूल्हे की तरह अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार किया जाता है। रिपोर्ट देखिए। महाशिवरात्रि से पहले हर दिन उज्जैन में बाबा महाकाल के अद्भुत श्रृंगार का दीदार हो रहा है। भक्तों और श्रद्धालुओं को हर दिन भगवान महाकाल के अलग अलग दिव्य स्वरूप को निहारने का पावन अवसर मिल रहा है। इसी कड़ी में शिव नवरात्रि के छठे दिन संध्या पूजन के बाद बाबा महाकाल का होलकर स्वरूप में श्रृंगार किया गया। इस दौरान बाबा को होलकर मुखौटा धारण करवाया गया। परंपरा के अनुसार शिव नवरात्रि के छठे दिन होलकर राजवंश की ओर से बनवाए गए विशेष मुखौटे से बाबा का श्रृंगार होता है, इसलिए इस स्वरूप को होलकर श्रृंगार नाम दिया गया है। इस दौरान भगवान महाकाल को गुलाबी वस्त्र, मेखला, दुपट्टा, चांदी का मुकुट, छत्र, नागकुंडल और कुंडमाला धारण कराई जाती है। फिर बाबा महाकाल ने होलकर परंपरा के अनुसार राजसी वेश में भक्तों को दर्शन दिए। दूर दूर से श्रद्धालु इन दिनों बाबा महाकाल के अलौकिक दर्शन करने पहुंच रहे हैं और बाबा की दिव्य झलक पाकर खुद को धन्य मान रहे हैं। हमारे ये बहुत भाग्य की बात है कि आज के दिन हम मंदिर में आए हैं। आज शिव नवरात्रि है तो आज भगवान का हमने होलकर स्वरूप में दर्शन किए हैं। ये हमको बहुत आनंद की प्राप्ति हुई है। मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ भोपाल से। आज हमें बाबा महाकाल का होलकर स्वरूप रूप में श्रृंगार देखने को मिला है, जिसमें कि हमें बहुत ज्यादा अभूतपूर्व स्मृति का अनुसरण हमने किया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। बाबा महाकाल आप सब पर भी ऐसी कृपा बनाए रखे। शुभ शिवरात्रि। उज्जैन में इन दिनों बाबा महाकाल के विवाह उत्सव के रूप में शिव नवरात्रि का उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। इसके तहत
रोजाना भगवान महाकाल का अभिषेक पूजन कर केसर चंदन का उपटन लगाया जाता है। उन्हें नए वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और हर दिन अलग अलग स्वरूपों में दुल्हे के रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। शिव नवरात्रि के दौरान विशेष श्रृंगार का ये सिलसिला 17 फरवरी से शुरू हुआ और 25 फरवरी तक चलता रहेगा। इस दौरान पहले दिन बाबा महाकाल का भांग चंदन से श्रृंगार किया गया और उनके दुल्हा स्वरूप का दर्शन हुआ, जबकि दूसरे दिन बाबा के विशेष वस्त्रों से सजे दुल्हे के खास स्वरूप के दर्शन हुए। तीसरे दिन भगवान शेषनाग के स्वरूप में दर्शन हुए और चौथे दिन घटाटोप स्वरूप में उनके दर्शन हुए, जबकि पांचवें दिन बाबा का छबीना श्रृंगार हुआ जो उनके नव युवक स्वरूप को दर्शाता है और छठे दिन होलकर परंपराओं के अनुसार उनका राजसी श्रृंगार हुआ। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा है जहाँ पर नवरात्रि मनाई जाती है। जिस प्रकार माता जी की नवरात्रि होती है उस प्रकार शिव नवरात्रि होती है। शिव नवरात्रि अंतर्गत ही भगवान महाकालेश्वर को दूल्हा बनाते हैं। जैसे घर में अपने शादी ब्याह में लड़कियों को दूल्हा बनाते हैं, लड़की को दूल्हा बनाते हैं, उसी के अंतर्गत भगवान हम लोग हाँ शिवरात्रि के अंतर्गत नवरात्रि में भगवान को दूल्हा बनाते हैं। भगवान को इत्र अष्टगंध केसर से स्नान करा के पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र धारण कराते हैं। बाबा महाकाल को 7वें दिवस मन महेश और 8वें दिन उमा महेश स्वरूप में सजाया जाता है। 9वें दिन शिव तांडव स्वरूप में और शिवरात्रि पर महाकाल भगवान निराकार होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। शिव नवरात्रि के दौरान 25 फरवरी तक बाबा महाकाल के अनूठे श्रृंगार का सिलसिला जारी रहेगा और वो अपने भक्तों को रोजाना नए स्वरूप में दर्शन देते रहेंगे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर पहाड़ों के श्वेत श्रृंगार की। कश्मीर से सिक्किम तक इन दिनों हिमपात के कारण समा बहुत शानदार हो चुका है। सैलानियों के लिए ये कुदरत की अनोखी सौगात है और अगर इन दिनों आप पहाड़ों का रुख नहीं कर पा रहे हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट और मौसम के इस बेमिसाल मौसम का मजा लीजिए। ये कोई परीलोक नहीं बल्कि धरती का ही हिस्सा है और वो भी हिंदुस्तान का। भारत के सिरमौर कश्मीर को आखिर जन्नत यूं ही तो नहीं कहते। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुदरत ने कैनवस पर शानदार तस्वीर उकेरी है। ये नजारा कश्मीर में अनंतनाग से करीब 40 किलोमीटर दूर चटपाल गांव का है। ताजा बर्फबारी ने इस इलाके को जैसे परीलोक में तब्दील कर दिया है, क्योंकि सड़कों से लेकर मकानों और दरख्तों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर यहाँ बेहद खूबसूरत दृश्य पेश कर रही है। यहाँ पर न केवल सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर है बल्कि हिमपात के आगोश में पहाड़ों पर खड़े पेड़ भी दुर्लभ नजारे का दीदार करा रहे हैं। चटपाल गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है और अब बर्फबारी ने तो इस इलाके का ऐसा श्रृंगार कर दिया है जिसकी झलक देखना हर कोई चाहेगा। हालांकि कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी की वजह से आवाजाही मुश्किल हो रही है। ये तस्वीरें डोडा की हैं, जहां लोक निर्माण विभाग, सड़क और बिल्डिंग डिपार्टमेंट की मैकेनिकल विंग के कर्मचारी लगातार सड़कों पर जमी हुई बर्फ को हटाने में जुटे हुए हैं ताकि आवागमन जारी रहे। वहीं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर इन दिनों शीतलहर की चपेट में है। श्रीनगर में बर्फ तो नहीं पड़ रही, लेकिन यहाँ का ठंडा मौसम भी सैलानियों को खूब पसंद आ रहा है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ पड़ने से ज्यादातर सैलानी इन दिनों गुलमर्ग, सोनमर्ग और दूसरे इलाकों का रुख कर रहे हैं। लिहाजा डल झील में चहल पहल कम दिख रही है, लेकिन कुल मिलाकर कश्मीर का मौसम सैलानियों को लुभा रहा है। अच्छी ठंडी है, अच्छी ठंड है, गुलाबी ठंड है, मजेदार क्लाइमेट है, आने जैसा जगह है,
लोग भी बड़े प्यारे हैं यहाँ के, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है, आना ही चाहिए एक बार तो एटलीस्ट। उधर उत्तराखंड में भी इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। यहाँ के बद्रीनाथ धाम में हर तरफ 1.5 से 2 फीट बर्फ की मोटी चादर बिछी है और कुदरत ने हिमपात से भगवान बद्रीनाथ के इस धाम का अद्भुत श्रृंगार किया है। इस समय बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हैं। बद्री विशाल के कपाट इस बार 4 मई को खुलने वाले हैं। उससे पहले फरवरी में यहाँ जमकर हो रही बर्फबारी शानदार माहौल का दीदार करा रही है। हालांकि इस हिमपात के कारण यहाँ सुरक्षा के लिए तैनात लोगों को कुछ कठिनाइयाँ जरूर हो रही हैं, लेकिन कुदरत की मेहरबानी से दुनिया भर के श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर की दिव्य छवि देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 दिनों से हो रहे हिमपात के कारण बद्रीनाथ धाम के आसपास के इलाकों में आवाजाही ठप हो गई, क्योंकि हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ धाम तक सड़क पर 2 से 3 फीट बर्फ जम गई। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों ने मशीनों की मदद से युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया, ताकि बद्रीनाथ धाम तक जरूरी सामानों की सप्लाई में दिक्कत न हो। उत्तराखंड में हालिया हिमपात सैलानियों के लिए बड़ी सौगात लेकर आया है। उत्तराखंड में स्कीइंग के लिए मशहूर रिजॉर्ट औली में अब जमकर बर्फबारी हुई। इसके बाद यहाँ की वादियों में इस बार का सबसे बड़ा स्कीइंग कोर्स शुरू हो गया है, तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता है। दरअसल अब तक औली की वादियों में इतनी ज्यादा बर्फ देखने को नहीं मिली थी, लिहाजा स्कीइंग के कोर्स करवाने के लिए सैलानियों को ऊंचाई वाली जगहों पर ले जाया जा रहा था। लेकिन अब जमकर बर्फ पड़ी है तो स्कीइंग के शौकीनों की मौज हो गई है, क्योंकि निचली स्कीइंग स्लोप पर भी इसके कोर्स शुरू हो गए हैं। 22 फरवरी को जो हमारा दूसरा बड़ा हिमपात हुआ उसमें एक कोर्स आया है जो कल से हमारे पास आया हुआ 7 दिवसीय का, जिसमें हमारे पास 9 लोग हैं और 1-2 दिन के लिए कुछ लोग भी हैं, 11 लोग अभी टोटल हम आज से स्कीइंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें 9 लोग 7 दिन के कोर्स में पहले दिन से अभी देखा, आपने देख रहे हैं शुरू ट्रेनिंग उनकी हो रही है। आज इक्विपमेंट दिया और बर्फ में जो अच्छी बर्फ आज हमें मिली, आज तक हम 2 किलोमीटर जो पैदल जा रहे थे उससे थोड़ी राहत मिली और आज हम सीधा स्कीइंग शुरू कर रहे हैं। हिमपात में मौज मस्ती की खूबसूरत तस्वीरें सिक्किम से भी आई हैं। दरअसल उत्तरी सिक्किम में भारत चीन सीमा के आसपास के इलाकों में इन दिनों शानदार बर्फबारी हो रही है, लिहाजा सैलानी इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। रास्ते में तो बहुत ही सारा बर्फ है, हम लोग बाइक से नहीं जा पाए, तो जो भी देखा तो अच्छा ही देखा। खास बात यह है कि सिक्किम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी हुई। इन इलाकों में पिछले साल नवंबर में हिमपात शुरू हुआ था और ये सिलसिला अभी तक जारी है। इसके कारण इधर सड़कों पर आवाजाही भी आसान नहीं है। हालांकि प्रशासन की ओर से मशीनों के जरिए बर्फ हटाने के इंतजाम किए गए हैं, ताकि कुदरत की इस नेमत का दीदार करने के लिए दूर दूर से यहाँ आने वाले लोगों को परेशानी न हो। उत्तरी सिक्किम से कैश अंसारी, चमोली बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी और अनंतनाग से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।